5,000 of these debts and adjust the allowance for receivables to 75,000. अब वो यहाँ पे कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड, मैंने आपको कल बताया था नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ या डिसाइडेड, इसका मतलब होता है नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ या डिसाइडेड का कि अभी तक बैड डेट एडजस्ट नहीं हुए, तो आपने कहना है अनएडजस्टेड। आपको दिया हुआ इसने बैलेंस रिसीवेबल्स का, डेटर्स का, तो 95,000 इज बैड डेट एंड एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स टू 75,000। 275,000 का मतलब होता है कि अलाउंस को 75,000 तक लेकर आओ। तो तक टू 75,000, कुछ ना इन एमसीक्यूज में बैट एंड डाउटफुल डेट में वो इस तरह के वर्ड यूज करेगा कि जी टोटल अलाउंस या एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स टू, तो टू का मतलब है 75,000 तक लेकर आओ। तो 75,000 तक का लेकर आने का मतलब है कि इसने आपको जो ये दिया हुआ है 75,000, ये इसने आपको दिया हुआ है कैरिड डाउन अलाउंस या टोटल अलाउंस। यानी इस सवाल में आपको अलाउंस खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपको खुद 75,000 दे दिया। आगे 18 में वो आपसे कहता है व्हाट अमाउंट रिसीवेबल्स नेट टू बी अपीयर इन एसओएफपी। तो कल मैंने आपको एक डब्बा बनवाया था, और उससे पहले भी जब जब फिजिकल क्लास हो रही थी, तो जब भी एसओएफपी का वर्ड यूज होगा तो हम एक डब्बा बनाएंगे जिसमें सबसे पहले आपके पास लिखा होगा एडजस्टेड कैरिड डाउन, ये आपके पास आता है स्टेप नंबर 1 से। उसके बाद आप इसमें लेस करेंगे कैरिड डाउन अलाउंस, ये आता है स्टेप नंबर 2 से। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने खुद दे दिया, तो आपके पास आ जाएगा नेट डेटर्स, और यहाँ पर ये आंसर है, आपको ये चाहिए नेट डेटर्स क्योंकि वो आपसे एसओएफपी मांग रहा है। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 करेंगे, और स्टेप नंबर 1 आपको आता है कि स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले करते हैं बैड डेट की डबल एंट्री। चाहे कल आपको कल भी बताया था, चाहे एडजस्टेड हो या अनएडजस्टेड, आपने बैड डेट की डबल एंट्री करनी है। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट, ये आ जाएगा आपके पास 65,000 का, सॉरी 65 नहीं 95,000 का। इसके बाद आपने इसी स्टेप नंबर 1 में डेटर्स का लेजर बनाना है। आप स्टार्ट करेंगे अनएडजस्टेड कैरेट डाउन से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाज डिसाइडेड, यानी अभी तक एग्जामिनर ने इसमें माइनस नहीं किया हुआ। तो अनएडजस्टेड डेटर्स आपके पास दिए हुए हैं इसने 650,000 के, इसमें आपने बैड डेट को लेस करना है 95,000। तो आपके पास एडजस्टेड कैरेट डाउन आ जाएगा। एक बच्चा मुझे ग्रुप में बता दे, कल बता रहा था कि कितना है आपके पास एडजस्टेड कैरेट डाउन। 555,000, ये आपके पास आ गया एडजस्टेड कैरेट डाउन। ये स्टेप नंबर 1 से हम ऊपर जाके लिख लेंगे जो हमने ऊपर डब्बा बनाया हुआ है, ये वाला 555,000। इसमें हम लेस करेंगे कैरेट डाउन अलाउंस, और कैरेट डाउन अलाउंस हमें दिया हुआ है 75,000 का। ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, इन्हें स्टेप नंबर 2 तक जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको एग्जामिनर ने खुद बता दिया कि जी अलाउंस को जो है वो 75,000 तक लेकर आओ। तो 555,000 में से गए 75,000, यानी इसका मतलब ये होता है, इस डब्बे का मतलब कल ही मैंने आपको बताया था कि आप कहते हैं मुझे सारे लोगों ने देने हैं 555,000 पैसे, लेकिन जिसमें से 75,000 पे मुझे शक है कि शायद ये मुझे ना मिले, लेकिन जो बकाया रह जाएगा उसमें मुझे कोई भी शक नहीं है कि वो मुझे पूरे पक्के मिल जाएंगे कंफर्म। तो ये आ जाएगा 480,000, तो ये आंसर आ जाएगा। ये तो आसान था, मुझे उम्मीद है सबसे हुआ होगा। 16 17 18 बॉयज भी बैठे हुए, गर्ल्स भी बैठी हुई हैं, सिर्फ दो लोग आंसर दे रहे होते हैं। मोबाइल तो आपके पास है ना यार, तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा वो रिस्पॉन्ड किया करे ताकि पता चले कि आप लोग जाग रहे हैं। ये सारे बच्चे आए हुए हैं बैच 18 के भी, बॉयज वगैरह। मुझे ज्यादातर के नाम नहीं आते ना, ये जो फहद था साथ में, ये हिलाल वगैरह सारे। अच्छा एमसीक्यू, इसको एमसीक्यू नंबर 18 कोई मसला है तो बता दें, देखिए आपके पास तो ग्रुप है, तो आप मुझे मैसेज कर दें या मेरे नंबर में मैसेज कर दें कि ये वाला पॉइंट बता दें या एमसीक्यू बता दें, ताकि फिर मैं वहां पर रुक जाया करूँ। एमसीक्यू नंबर 19।
अच्छा, कुछ लड़कियां नहीं आई। चलें, देखते हैं। मैं रुसा से कहती हूँ, देखिए कौन सी नहीं आई है। MCQ number 19. At 1st January 2018, the balance in allowance for receivables showed 38,000. आप जानते हैं 1st जनवरी मीन साल का पहला दिन। साल के पहले दिन का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, आपको अलाउंस उसने दे दिया है एग्जामिनर ने 38,000 का। कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ। अगेन राइट ऑफ मीन्स अनएडजस्टेड, कैरेट डाउन है। तो बैड डेट आपके पास है 16,000 का। उसके बाद वो आपसे कहता है कि एंड एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स 235,000। अगेन यहाँ पर आया 235,000, तो ये आपको दिया हुआ है कैरेट डाउन या टोटल अलाउंस, कि अपने अलाउंस को 35,000 तक लेकर आओ। तो टू का मतलब है तक लेकर आओ का कैरेट डाउन या टोटल अलाउंस। व्हाट विल बी द चार्ज फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। चार्ज मींस एसोसीआई, मैंने कल भी बताया था एक्सपेंस। तो एसोसीआई का मतलब है आपने स्टेप नंबर 3 तक जाना है। पहली चीज हम स्टेप नंबर 1 कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने जस्ट बैड डेट की डबल एंट्री करनी है, चाहे एडजस्टेड हो या अनएडजस्टेड। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट। बैड डेट इस सवाल में है आपके पास 16,000 की। हम लेजर नहीं बना सकते स्टेप नंबर 1 में, क्योंकि हमें MCQ नंबर 19 में कोई हमें डेटर्स की फिगर ही गिवन नहीं है, तो हम लेजर तो बना ही नहीं सकते किसी सूरत, वो हम स्किप कर देंगे। फिर डायरेक्ट जाएंगे हम स्टेप नंबर 2 पर। यहाँ पर हम कहेंगे स्पेसिफिक अलाउंस एग्जामिनर ने कोई भी नहीं दिया हुआ, 0। फिर प्लस करेंगे हम जनरल अलाउंस। तो जनरल अलाउंस के लिए हमें कैलकुलेशन की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर हमें जूं की डेटर्स की फिगर तो नहीं पता, लेकिन हमें डायरेक्ट उसने दे दिया एग्जामिनर ने कैरेट डाउन या टोटल अलाउंस 35,000 का। इसमें हम लेस करेंगे ओपनिंग या ब्रॉड डाउन अलाउंस, और वो आपके पास आया हुआ है, लिखा हुआ है पहली लाइन में 38,000। तो आपके पास ये आ जाएगा डिक्रीज इन अलाउंस 3,000 का। तो अब डिक्रीज इन अलाउंस माइनस में शो होगा, अलाउंसेस कम हो रहे हैं। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। चार्ज मींस एसओसीआई, और एसओसीआई के लिए हमें स्टेप नंबर 3 तक जाना होता है। तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 3। डबल एंट्री करेंगे इस डिक्रीज इन अलाउंस की। डबल एंट्री होगी अलाउंसेस डेबिट, बैड एंड डाउटफुल डेट क्रेडिट 3,000। और एसओसीआई के लिए हमें लेजर बनाना जरूरी है, तो इसलिए हम फिर लेजर बनाएंगे। आखिरी चीज बैड डेट एंड डाउटफुल डेट के नाम से। सबसे पहले यहाँ पर आता है डेटर का रेफरेंस देकर बैड डेट, और वो हमारे पास है 16,000 के। और फिर यहाँ पर आएगा बैड एंड डाउटफुल डेट की क्रेडिट साइड पर, और रेफरेंस देंगे अलाउंस 3,000। तो हमारे पास फिर एसओसीआई आ जाएगी 13,000 की। और ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ब्लैंक था, ऑप्शन नहीं था। ये तो वैसे आसान है, मेरे ख्याल से ये तो हुआ होगा 19 वाला भी। उम्मीद है कि इन स्टेप्स से आपको थोड़ा सा आसानी हो गई होगी, क्योंकि ये स्टेप्स बार बार यूज हो रहे होते हैं हर एक सवाल में। MCQ नंबर 20 हुआ था आप लोगों से या नहीं? नहीं हुआ। अच्छा, 20 में कहते हैं आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट राशिद। आफ्टर राइटिंग ऑफ का मतलब है कि आपने, या एग्जामिनर ने ऑलरेडी बैड डेट को लेस किया हुआ है, आपको करने की जरूरत नहीं है, यानी उसने आपको एडजस्टेड कैरी डाउन दिया हुआ है। राशिद हैड आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स ऑफ 238,750। MCQ नंबर 20 में कहता है जो 238,750 है, ये आपके पास एडजस्टेड डेटर्स की फिगर है, क्योंकि आफ्टर राइटिंग ऑफ लिखा हुआ है। ही आइडेंटिफाइज टू स्पेसिफिक अमाउंट्स।
फॉर विच ही विशेस टू मेक फुल अलाउंस। वो कहता है कि दो ऐसे बंदे हैं जिन पर हमें अलाउंस क्रिएट करने की जरूरत है। एक सईद के नाम से, एक राजा के नाम से है। अब यहाँ पे सईद का नाम भी मेंशन है, अब यहाँ पे राजा के नाम भी मेंशन है, और अमाउंट भी मेंशन है। तो जब भी किसी बंदे का नाम मेंशन हो, जब भी किसी की अमाउंट मेंशन हो, तो वो आपके पास बन जाता है स्पेसिफिक अलाउंस। तो आपने इन दो चीजों को, दो बंदों को स्पेसिफिक अलाउंस में लिखना है। कहते हैं राशिद आल्सो विशेस टू मेंटेन अ जनरल अलाउंस ऑफ 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। तो 5% मींस जब भी परसेंटेज में अलाउंस गिवन होता है तो इसका मतलब होता है ये जनरल अलाउंस की फिगर है। What amount is shown on Rashid SOFP in respect of receivable? अगेन बात हो रही है SOFP की। तो SOFP के लिए आपको डब्बा बनाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे एडजस्टेड कैरेट डाउन, इसमें लेस करेंगे आप कैरेट डाउन अलाउंस, तो आपके पास आ जाएंगे नेट डेटर्स। तो एसओएफपी में वो आपसे ये डब्बा मांगना चाह रहा है कि नेट डेटर्स बताओ, ये वाला नेट डेटर्स। तो इसके लिए आपको पहले एडजस्टेड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 238,750, कि उसने बता दिया कि जी इस सवाल में बैड डेट ऑलरेडी हमने माइनस किए हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये एडजस्टेड आ गया। और उसके बाद आपके पास आएगा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में आप कहेंगे स्पेसिफिक अलाउंस। अब इस सवाल में स्पेसिफिक अलाउंस दो हैं, एक 450 का है और एक प्लस है 1200, यानी 1650 का। ये इस सवाल में स्पेसिफिक अलाउंस, बड़े एमसीक्यूज की बात आया स्पेसिफिक अलाउंस। इसमें ऐड करेंगे जनरल अलाउंस और उसका फॉर्मूला होगा एडजस्टेड कैरेट डाउन, जो आपके पास है 238,750। इसमें लेस करेंगे गुड डेट्स, गुड डेट सवाल में कोई भी नहीं है, जीरो। और फिर इसमें आप लेस करेंगे स्पेसिफिक अलाउंस 1650 इन टू परसेंटेज है आपके पास 5%। तो जनरल अलाउंस कितना आया 118,555, 11,855। तो एक स्पेसिफिक अलाउंस आ गया 1650 का, एक जनरल अलाउंस आ गया। तो कैरेट डाउन अलाउंस इन दोनों को ऐड कर दें, 1650 प्लस 11,855, तो टोटल या कैरेट डाउन अलाउंस 13,505। ऐसा ही है 13,505। हमें यहाँ तक ही बस चाहिए, क्योंकि हमें उसने एसओएफपी मांगी हुई है। तो जब भी एसओएफपी मांगे तो हमने स्टेप नंबर 3 तक नहीं जाना होता। स्टेप नंबर 3 तक हम एसओसीआई में जाते हैं। एसओएफपी में जब हम स्टेप नंबर 2 तक हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमें इससे ताल्लुक होता है कैरेट डाउन से। तो कैरेट डाउन अलाउंस हमारे पास आ गया है 13,505। तो हम कहेंगे 13,505। तो हमारे पास नेट डेटर्स कितने आ गए 225,245। और ये भी आपके पास ब्लैंक है, तो ये आंसर आ गया। ये स्टेप नंबर 1 से निकल आया और ये स्टेप नंबर 2 से। हाँ जी, नेट डेटर्स इतने आ गए हैं। मैं काम करूंगी ना, रिकॉर्डिंग तो आप सर से ले लेंगे, लेकिन मैं काम करूंगी कि जब क्लास एंड हो जाए करेगी ना, तो फिर मैं आपको दोपहर तक की जो जितने भी एमसीक्यूज हैं इनकी पिक्चर मैं आपको सेंड कर दिया करूंगी, ताकि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ या कुछ, तो वो फिर आप लिख लें। तो इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी आपको कि जब मैं पूरा ये स्क्रीन वो शेयर करूंगी आपके साथ, तो फिर इतना मसला आपको नहीं होगा। वो पिक्चर्स वाइज जिस तरह व्हाइट बोर्ड अक्सर पिक्चर्स ले लेते थे, तो उस तरह फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी। लेकिन प्लीज जहां पर अगर फॉर एग्जांपल आप कोई एमसीक्यू लिख रहे होते कोई पॉइंट, तो मुझे वहां पर आप मैसेज कर दें कि ये रुक जाएं या कुछ भी, ताकि मुझे फिर आइडिया हो कि ठीक है आप लिख रहे हैं, लिखा हुआ नहीं था तो। वैसे तो उम्मीद है ये एमसीक्यूज हुए होंगे आपसे, ये आसान है। एमसीक्यू नंबर 21 थ्योरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट इफ अ बिजनेस डिक्रीजेस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। मैंने आपसे कहा था डिक्रीज इन अलाउंस का मतलब है अलाउंस कम हो रहे हैं। तो अलाउंस का कम होना आपका फायदा या नुकसान? फायदा होता है। आप खुश हो जाते हैं कि जी अलाउंसेस कम हो गए हैं। तो वो कहते हैं बताओ नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आपके पास अलाउंस कम हो जाएंगे। तो जब अलाउंस का कम होना फायदा, तो जब फायदा ज्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपके पास, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अलाउंस और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन है। अगर अलाउंस बढ़ते हैं प्रॉफिट कम हो जाता है, और अगर अलाउंस कम होते हैं तो फिर आपके पास प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो आप लिखेंगे इट विल
इंक्रीज नेट प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं है? ये ऑप्शन सी क्यों नहीं है? ऑप्शन ए क्यों कह रही हूं मैं? ऑप्शन सी भी तो हो सकता है। इसमें करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए है, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं है? हो सकता है कुछ बच्चे सी भी कहेंगे, सी भी सही लग रहा है, रेलेवेंट लग रहा है। सी क्यों नहीं ऑप्शन हो सकता? जरा बताएं, ये बॉय से बता दें। एमसीक्यू ने, पर सी क्यों नहीं हो सकता? अब भाइयों जाग रहे हो? मुझे आप लोग के नाम याद रखने पड़ेंगे। नॉर्मली मैं नाम हर बैच की याद रखती हूँ, लेकिन जब आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें कहीं पर भी अलाउंस नहीं है, तो इसीलिए कभी, हाँ एसओसी, हाँ जी बिल्कुल, जो आपके पास अलाउंस है वो आपके पास अदर एक्सपेंसेस में चला जाता है। तो अदर एक्सपेंसेस का मतलब है ना वो सेल्स में आएगा ना कॉस्ट ऑफ सेल में, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो उसका ताल्लुक है वो आपके पास नेट प्रॉफिट में है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला भी देखिए, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, यानी यहाँ पर कहीं पर भी अलाउंस एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ग्रॉस प्रॉफिट पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, अगर इफेक्ट आएगा तो नेट प्रॉफिट पर आएगा, तो इसलिए ऑप्शन आएगा ए। उसके बाद है आपके पास एमसीक्यू नंबर 22। कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। मैंने आपको बताया था अलाउंसेस को कहते हैं हम कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। ये एसेट को, डेटर्स को कम करता है एसओएफपी में। तो ऑप्शन आएगा डी, डेल्टा, और उसकी नेचर क्रेडिट होती है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 23। इज देयर अ डिफरेंस इन बैड एंड डाउटफुल डेट? ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपसे कहा था कि क्या बैड डेट और डाउटफुल डेट में कोई डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बैड एंड डाउटफुल डेट में। सबसे पहले बैड डेट का मतलब है कंफर्म बंदा पैसे लेके भाग गया, इससे कोई भी आपको पैसे रिकवर नहीं होने। लेकिन डाउटफुल डेट का मतलब होता है यार उम्मीद है शायद वो पैसे दे, शायद वो पैसे ना दे। तो दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो इस सबसे पहले वो कहते हैं नो दे आर इंटरचेंजेबल, वो कहते हैं कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि ऑप्शन ए तो गलत है, डिफरेंस तो है। वो कहते हैं बी में यस, चलें यस तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं बैड डेट रेफर्स टू एन अकाउंट रिसीवेबल दैट हैज बीन क्लियरली आइडेंटिफाइड एज नॉन बीन कलेक्टेबल। ये तो सही है कि बैड डेट का मतलब है कि भाई इससे पैसे बिल्कुल भी कलेक्ट रिकवर्ड नहीं होने। यहाँ तक तो बात सही है। वेयर एज अ डाउटफुल डेट इज एन account receivable that might became a bad debt at some point in the future। हाँ ये सही है। वो कहता है अलाउंस का या डाउटफुल डेट का फ्यूचर में जाके बैड डेट हो जाए, अभी फिलहाल शक पर है, शायद पैसे मिल जाए शायद पैसे ना मिले। फिलहाल तो ये सही लग रहा है। सी ऑप्शन देखें, वो कहते हैं हाँ यस इनमें डिफरेंस है। डाउटफुल डेट रेफर्स टू एन अकाउंट रिसीवर दैट हैज बीन क्लियरली आइडेंटिफाइड एज नॉन बीन कलेक्टेबल। नहीं, ये तो बिल्कुल अपोजिट कह रहा है। डाउटफुल डेट को कह रहा है कि बिल्कुल कलेक्ट नहीं हो सकते हैं। नहीं जी, वो तो बैड डेट होते हैं जो बिल्कुल कलेक्ट नहीं हो सकते। तो ऑप्शन सी तो गलत है। तो इसमें जो मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही कह रहा है कि पहली बात तो कह रहा है हाँ यस दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल है। दूसरी लाइन में वो यही कह रहा है कि जी डाउट बैड डेट का मतलब है कि ऐसे डेटर्स जिससे पैसे रिकवर नहीं होने। ये बात भी सही कह रहा है। और फिर तीसरी लाइन में वो कह रहा है कि अलाउंस का मतलब है कि अभी तो फिलहाल शायद पैसे मिले शायद पैसे ना मिले, या शायद फ्यूचर में जाके वो बंदा बैड डेट हो जाए, अभी फिलहाल बैड डेट नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। MCQ number 24। What is a double entry for recording a write off of any debt? Write off means bad debt। तो 24 में उसने सिंपल बैड डेट की डबल एंट्री मांगी है जो आप 1000 बार लिख चुके हैं। तो MCQ नंबर 24 में आएगा बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये तो सिंपल था।
तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, बीटा। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल्स या डेटर्स क्रेडिट। 24 तो हजार बार आप कर चुके हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू नंबर 25 हुआ किसी से? थोड़ा अलग है ये। और ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों के, क्योंकि जब हम किसी बच्चे से पूछते थे ना पेपर्स की बात, तो वो कहते थे इस तरह का सेम हमारा आया था। थोड़े बहुत वैल्यूज गलत थी हमारी, थोड़ी वैल्यूज चेंज थी, बाकी जो था वो कह रहा था कि बच्चे कह रहे थे कि हमारा सेम वो था, सेम ऐसे एमसीक्यू था एग्जाम में। 25 कहता है ऑन 1 जून rupees 800,000 of goods are sold with credit terms of 1 by 10, 9 by 30. How much should the seller expect to receive if the buyer pays on 8th June? अच्छा, 1/10 का मतलब होता है 1/10 कि अगर आपने विद इन 10 डेज पेमेंट कर ली तो हम आपको 1% डिस्काउंट देंगे। लेकिन अगर आपने 10 दिनों के बाद पेमेंट की, यानी 30 दिन या जब भी, फिर हम आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे। तो 1/10 का मतलब होता है कि अगर विद इन 10 डेज आप पेमेंट कर दिया आपने, तो हम आपको 1% डिस्काउंट देंगे, उसके बाद फिर हमको डिस्काउंट नहीं देंगे। अब आप सेलर हैं, आप बेचने वाले हैं, आपकी शॉप है, आपका स्टोर है, तो आपने चीजें बेची हैं 8 लाख की। अब आपने 1 जून को चीजें बेची। वो कहता है अगर बताओ, अगर जो खरीदने वाला है अगर वो 8 जून को पेमेंट कर ले, फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप कहते हो कि हमें फिर 8 लाख नहीं मिलेंगे, फिर 8 लाख में से 1% डिस्काउंट आप लेस कर दें। क्योंकि अगर आपने 1 जून को चीजें बेची और वो 8 जून को आपको ला के पैसे दे दे विद इन 10 डेज, तो आप उसे 1% डिस्काउंट देंगे। तो 800,000 का लें, 1% कितना बना? 8,000। आप कहते हैं 8 लाख की चीज बेची थी, 8,000 रुपए डिस्काउंट में वो ले उड़ेगा, तो बकाया हमें कहते एक्सपेक्ट करते रिक्वायरमेंट पड़े, वो कहते बताओ कितने पैसे एक्सपेक्टेड है कि हमें मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे 792,000 रुपीज हमें मिल जाएंगे। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। 1 जून को आपने 8 लाख की चीजें बेची हैं, 8 जून को आप कह रहे हैं कि 1% डिस्काउंट वो अवेल कर लेगा, क्योंकि वो विद इन 10 डेज हमें पैसे ला के दे देगा, तो हम फिर बाउंड हो जाएंगे उसको 1% डिस्काउंट देने के। तो 800,000 का 1% जब आपने लिया, तो आपके पास आ गया 8,000। तो इसका मतलब है कि अब आपको 8 लाख नहीं मिलेंगे, आपको 792,000 रुपीज मिलेंगे। यहाँ तो कोई मसला हो तो मैं थोड़ा सा रुक जाया करूंगी, तो प्लीज, क्योंकि ना मैं आपसे अगेन कह रही थी कि फिजिकल में ये होता है कि आप ज्यादा एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली ना, खैर हमारे टाइम पे तो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो तो फिर जब हम एंड में आए तब ये स्टार्ट हुआ सारा कोरोना वगैरह के बाद। तो हमें फिजिकल में ज्यादा मजा आता था। अभी वो मेरी मेरे अनुसार से उस कल बात हुई, तो वो कोई क्लास के बारे में, तो वो क्लासेस अरेंज करने का, तो उसे कहती मैम आपको कैसा लगा? मैं कहा यार मुझे बिल्कुल मजा ऑनलाइन में नहीं आता, ये सब बोरिंग सा होता है, कि अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। और दूसरा ये ना कि ऑनलाइन में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता है। अब फिजिकल में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम आपको इज्जत भी दे देते हैं कि आप क्यों नहीं आए हैं, क्यों टेस्ट नहीं दे रहे, या क्यों क्लास अपने होमवर्क नहीं किया। और दूसरी चीज ये कि हम आपके एक्सप्रेशन से पहचान लेते हैं कि आपको समझ आई है या नहीं आई है, हम सब दोबारा आपके पास आकर पूछ लेते हैं कि क्लियर है या नहीं, बता दें। तो ये चीजें थोड़ी सी लैग करती हैं ऑनलाइन में। अच्छा, दोबारा करवाऊँ एमसीक्यू नंबर 25, ठीक है। रजाक, वो कहता है कि दोबारा पढ़े 25 को। वो कहता है 1 जून को हमने चीजें बेची हैं 8 लाख की विथ क्रेडिट टर्म्स। जब हम कस्टमर को चीजें बेच रहे थे, तो हमने उसे एक ऑफर दी कि अगर 1/10 का मतलब होता है अगर आपने विद इन 10 डेज पेमेंट कर दी, आपने कस्टमर को बोला, तो हम आपको 1% डिस्काउंट देंगे। अब आपने चीजें कितनी की बेची हैं? 8 लाख की बेची हैं। किस दिन बेची हैं? ये 1 जून को बेची हैं। तो 1 जून को जब आपने 8 लाख की चीजें बेची, तो वो कहते हैं एग्जामिनर के बताओ अगर वो 8 जून को आपको पैसे लाकर दे दे वो कस्टमर, तो फिर आपको कितने पैसे मिलेंगे? तो आप कहते हैं 1 जून को बेची थी, 8 जून यानी विद इन 10 डेज वो बंदा हमें पैसे लाकर दे देगा। जब विद इन 10 डेज वो हमें पैसे ला
के दे देगा, इट मीन्स मैं उसको फिर 1% डिस्काउंट दूंगा 8 लाख का। तो आपने 8 लाख का 1% डिस्काउंट लेना है, तो ये 8 हजार बन गया। यानी 8 लाख में से आपको 8 हजार नहीं मिलेंगे, क्योंकि 8 हजार का आपने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो कितने पैसे आपको मिलेंगे कैश रिसीव? तो आपको मिलेगा 792,000। क्लियर है रजाक? अच्छा, उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 26। सेम टू सेम एमसीक्यू नंबर 26 जो है वो 25 की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कहता है ऑन 1 जून ₹800,000 ऑफ गुड्स आर सोल्ड विद क्रेडिट टर्म्स ऑफ 1/10 and by 30. On 3 June the customer returned ₹100,000 of the goods. How much should the seller expect to receive if buyer pays on 8 June? Again 1/10 का मतलब होता है अगर आपने विद इन 10 डेज, यानी कस्टमर ने विद इन 10 डेज पेमेंट कर दी, तो हम उसको 1% डिस्काउंट देंगे। अब आपने 1 जून को चीजें बेची हैं 8 लाख की, ऊपर वाले की तरह, लेकिन 3 जून को कस्टमर ने आपको कुछ चीजें वापस लाकर दे दी जिसकी वर्थ थी 1 लाख। तो 8 लाख में से आपको 1 लाख की चीजें वापस हो गई हैं, तो बकाया कितने रह गई चीजें? 7 लाख की चीजें आपने बेची। टोटल आपने बेची थी 8 लाख की, जिसमें से 1 लाख आपको वापस रिटर्न हो गया, यानी सेल्स रिटर्न। तो बकाया जो आपने चीजें बेची हैं वो बेची हैं 7 लाख की। अब 7 लाख में से भी वो बंदा आएगा 8 जून को, यानी विद इन 10 डेज वो आ गया और आपको पैसे लाकर दे दिए। अब जो कि आपने उसे कहा था कि अगर आपने विद इन 10 डेज पेमेंट कर दी हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो अब आप कहेंगे कि आपने वैसे हमें कितने पैसे देने हैं? वो कहेगा जी, कस्टमर कहेगा 7 लाख। तो आप कहेंगे 7 लाख आपने नहीं देने, हमने आपसे वादा किया था हम आपको 1% डिस्काउंट देंगे अगर आपने विद इन 10 डेज पेमेंट कर दी। तो 7 लाख का आपने 1% लेना है, तो 7,000 आ गया। ये आपको डिस्काउंट आपने दे दिया उसको। तो बकाया जो पैसे आपको मिलेंगे कैश रिसीव्ड, वो आपको मिलेंगे 693,000। ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी, बीटा। बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो एमसीक्यू नंबर 25 की तरह है, लेकिन उसमें फर्क ये था कि 25 में जो है वो रिटर्न नहीं हो रही थी, और इसमें जो है रिटर्न हो रही है, बस रिटर्न लेस कर दें और बकाया उसी तरह ही है। पहले आपने ऊपर वाले में रिटर्न नहीं थी तो 8 लाख का 1% लिया था, यहाँ पर उसने 1 लाख की चीजें वापस कर दी 8 लाख में से, तो 7 लाख का 1% लेंगे तो 7,000 आ गया। अब आएगा आपके पास एमसीक्यू नंबर 27। अच्छा, 27 भी आपके पास थ्योरी है। 27 में वो आपसे कहता है कि विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड ₹80,000 व्हेन राइट ऑफ द अकाउंट। राइट ऑफ का मतलब बहुत अच्छे से आप जानते हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है बैड डेट। कहता है बताओ बैड डेट की में कौन सी चीज क्रेडिट हो रही होती है, व्हाट शुड बी क्रेडिटेड। तो आप डबल एंट्री सिंपल लिखें, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और डेटर्स क्रेडिट हो रहे होते हैं। यानी वो पूछ रहा है कि बताओ इस डबल एंट्री में कौन सी चीज जो है वो क्रेडिट हो रही है, तो वो डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं। तो ऑप्शन आएगा अकाउंट रिसीवेबल्स या डेटर्स, ऑप्शन ए। MCQ number 28. Sorting an entity's account receivable into classifications such as current, 1 to 30 days past due, 31 to 60 days past due is known as। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो, हमने कल एक एमसीक्यू किया था जिसमें हमने कहा था कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। वहां पर भी इसी तरह था कि कुछ लोग जिनको 30 दिन से कम का टाइम हो चुका है, कुछ लोग जिनको 30 दिन हो चुके हैं, जिनको 30 से 60 दिन हो चुके हैं, जिनको 60 दिन से 90 दिन हो चुके हैं, इस तरह का। अगर हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एजिंग एनालिसिस। एज यानी एज के हिसाब से 30 दिन का टाइम, 30 से 60 दिन का टाइम, 60 से 90 दिन का टाइम, तो ये एज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं एजिंग एनालिसिस। जब हम कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं 30 डेज, 30 to 60 डेज, 60 to 90 डेज, तो ये हम एजिंग एनालिसिस कर रहे होते हैं कि कितने डेटर्स को कितना टाइम हो चुका है, कितना डेज हो चुकी हैं। तो ये आपके पास आएगा ऑप्शन डी, डेल्टा। जब आप इस तरह बाइफरकेट करते हो या क्लासिफाई करते हो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, तो हम इसको एजिंग एनालिसिस कहते हैं।
इसके बाद आपके पास आएगा एमसीक्यू नंबर 29। कहता है कि द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज 1000। आपके पास ओपनिंग यानी ब्रॉड ऑन अलाउंस दिया हुआ 1000। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स इन डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख। और कोई बैड डेट सवाल में नहीं है। तो यानी जो अनएडजस्टेड है वो एडजस्टेड भी है, तो स्टेप नंबर 1 तो स्किप पूरा कर लेंगे क्योंकि इस सवाल में कोई बैड डेट ही नहीं है। व्हाट अमाउंट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी चार्ज टू एसओसीआई यूजिंग अ 5% अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। यानी वो आपसे एसओसीआई मांगना चाह रहा है, उसने बता दिया चार्ज मींस एक्सपेंस, एक्सपेंस मींस एसओसीआई। तो अब इस सवाल में हम स्टेप नंबर 1 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि कोई बैड डेट है ही नहीं, वो हम स्किप कर देंगे। स्टेप नंबर 2 पर आएंगे। स्टेप नंबर 2 में हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर उसने सब कुछ आपको अच्छा नहीं, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ। सबसे पहले हम लिखेंगे स्पेसिफिक अलाउंस। स्पेसिफिक अलाउंस सवाल में 0 है, प्लस जनरल अलाउंस। तो जनरल अलाउंस का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड डेटर्स, जो आपके पास 1 लाख है, माइनस गुड डेट 0, माइनस स्पेसिफिक अलाउंस 0 इन टू परसेंटेज 5%। तो आपके पास आ गया 5000। तो स्पेसिफिक अलाउंस प्लस जनरल अलाउंस इज इक्वल्स टू कैरिड डाउन या टोटल अलाउंस। तो ये आपके पास आ जाएगा 5000। इसमें लेस करेंगे हम ब्रॉड डाउन या ओपनिंग अलाउंस, और वो आपको दिया हुआ है 1000, यानी इंक्रीज इन अलाउंस आ गया 4000 का। स्टेप नंबर 3 करेंगे हम, एसओसीआई मांगी हुई है तो स्टेप नंबर 3 तक हम जाएंगे। इसकी हम डबल एंट्री करेंगे इंक्रीज इन अलाउंस की। तो डबल एंट्री होगी बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर्स सॉरी अलाउंसेस क्रेडिट 4000। और एक लेजर बनाएंगे बैड एंड डाउटफुल डेट के नाम से। सबसे पहले आएगा डेटर का डेटर्स, यहाँ पर बैड डेट जो सवाल में है नहीं, 0 रेफरेंस देंगे डेटर्स का। यहाँ पर आएगा बैड डेट के डेबिट साइड पे लिखो अलाउंस का रेफरेंस दो 4000। तो आपके पास एसओसीआई आ गया है 4000 का। तो ऑप्शन आएगा बी, बीटा। उम्मीद है ये भी हुआ होगा, ये भी आसान है, सेम वही स्टेप्स हैं। ये ना मैं आपको फिर क्लास के बाद पिक्चर सेंड कर दिया करूंगी जितने भी मैं एमसीक्यू यूज करवाऊंगी, कि ताकि फिर अगर कोई मसला हो किसी एमसीक्यू में तो आप उसको फिर लिख लें। एमसीक्यू नंबर 30 फिलहाल मैं एंड बाद में करवाऊंगी। एमसीक्यू नंबर 31 पर आए। एमसीक्यू नंबर 31 को वैसे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, जस्ट थ्योरी है, बस आपको समझना है। 31 हुआ है वैसे आप लोगों से? हाँ 30 फिलहाल छोड़ दे, 30 मैं खुद करवाऊंगी आप लोगों को। 31 कह रही हूँ, 31 हुआ है आप लोगों से? 31 में कहता है कि गुड ट्रेडर्स अकाउंट्स रिसीवेबल्स टोटल 80,000 एट द ईयर एंड। वो कहता है कि एक रिसीवेबल्स हैं जो 80,000 के हैं, डेटर्स। दीज इंक्लूड 900 ऑफ लॉन्ग ओवर ड्यू डेट्स। इसमें एक बंदा है जिसका इतना टाइम हो चुका है कि लॉन्ग लॉन्ग ओवर ड्यू मतलब काफी टाइम हो चुका है उससे ले जाए हुए पैसे, चीजें ले जाए हुए 900 रुपए की। दैट माइट स्टिल बी रिकवरेबल, लेकिन आपको उम्मीद है शायद वो आपको दे दे। फॉर विच जीटी हैज क्रिएटेड एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। वो कहते हैं उसके लिए आपने अलाउंस क्रिएट कर दिया कि शायद दे दे, उम्मीद है आपको। GT has also provided an allowance of rupees 1582। GT ने एक और अलाउंस बनाया रुपीज 1582 का। वो कैसे निकाला उसने? विच इज 2% ऑफ द रिसीवेबल बैलेंस, और वो उसने 2% परसेंटेज अप्लाई करके निकाला। तो जब भी कोई अलाउंस परसेंटेज के थ्रू निकाला जाए तो वो जनरल अलाउंस होता है। वट बेस्ट डिस्क्राइब्स GT डाउटफुल डेट
अलाउंस एट इट्स ईयर एंड। अब एक बंदा है जो 900 रुपए की चीजें आपसे ले जा चुका है और काफी टाइम हो गया, यानी उस बंदे का आपको अमाउंट भी पता है 900 रुपए, और उस बंदे का भी पता है कि यार फलां जो डेटर है वो इतने पैसे हम की चीजें हमसे ले जा चुका था, लेकिन अभी तक उसने हमें पैसे नहीं दिए। तो यानी आपको उसका नाम भी पता चला हुआ है और उसका अमाउंट भी आपको पता है। तो ये आपके पास हो गया स्पेसिफिक अलाउंस। तो इस सवाल में स्पेसिफिक अलाउंस हो जाएगा 900 का और जनरल अलाउंस हो जाएगा A1582 का। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए अल्फा। हाँ जी, स्पेसिफिक अलाउंस ऑफ 900 एंड जनरल अलाउंस ऑफ 1582। तो एमसीक्यू नंबर 31 में आएगा ऑप्शन ए। 900 का इसलिए स्पेसिफिक अलाउंस क्योंकि उसे पता है कि जी फलां बंदा डेटर, और उसको अमाउंट भी पता है। तो जब आपको नाम भी पता है अमाउंट भी पता है तो वो आपके पास स्पेसिफिक अलाउंस में चला जाएगा। और बाकी जो उसने 1582 की बात की है वो कहता है वो हमने 2% अप्लाई करके निकाला है। तो जब परसेंटेज से कोई अलाउंस निकाला जाए तो वो जनरल अलाउंस आपके पास होती है। MCQ number 32. The opening balance on Jamal Enterprises receivables expense allowance was 1000. अच्छा, ओपनिंग अलाउंस आपको दिया हुआ है एमसीक्यू नंबर 32 में 1000 का। जमाल रॉट ऑफ मींस वो ऑलरेडी माइनस कर चुका है, एडजस्टेड है, आपको माइनस करने की बैड डेट जरूरत नहीं है। 4000 के। द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द डाउटफुल डेट वाज अलाउंस वाज 1200। और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, ओपनिंग अलाउंस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग अलाउंस भी दिया हुआ है और बैड डेट भी दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल चार्ज टू जमाल एंटरप्राइजेस एसओसीआई in respect of receivable expense for the year? The total charge means SOCI. SOCI means step number 3. सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 करना है। स्टेप नंबर 1 में चाहे एडजस्टेड हो या अनएडजस्टेड बैड डेट की आपने डबल एंट्री करनी है। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट, और आपके पास बैड डेट्स हैं 4000 के। ये स्टेप नंबर 1 आ गया। फिर आप जाएंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 उसमें आसान है। स्टेप नंबर 2 में उसने हर चीज आपको खुद ही दे दी है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको दे दिया कैरेट डाउन अलाउंस, और वो आपको दिया हुआ है उसने 1200 का। लेस इसमें करेंगे आप ओपनिंग अलाउंस, और ओपनिंग अलाउंस भी दिया हुआ है 1000 का। तो आपके पास आ गया इंक्रीज इन अलाउंस ऑफ 200। 1200 कैरी डाउन अलाउंस आ गया, और आपके पास 1000 रुपए ओपनिंग अलाउंस आ गया। तो इंक्रीज इन अलाउंस आ गया 200 का। अब आप फिर जाएंगे स्टेप नंबर 3 पर। इस इंक्रीज इन अलाउंस की आप डबल एंट्री सिंपल करेंगे। बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट और अलाउंसेस क्रेडिट 200, और एक लेजर बनाएंगे बैड एंड डाउटफुल डेट के नाम से। यहाँ पर आएगा डेटर का रेफरेंस देकर 4000 बैड डेट, यहाँ पर आएगा डेबिट साइड पर अलाउंस का रेफरेंस देकर 200। तो एस सी आई आ जाएगी 40। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी डेल्टा। ये भी आसान है, वैसे ये भी हुआ होगा उम्मीद है। प्लीज कोई मसला हो बॉयज एंड गर्ल्स तो मुझे प्लीज बता दें, वो करके कि ये वाला एमसीक्यू बता दें या फिर इसमें समझ नहीं आई है, क्योंकि अब मुझे सच आइडिया नहीं हो रहा ना आप लोगों के फेस एक्सप्रेशंस देख नहीं रही, तो इसीलिए। तो प्लीज कोई मसला हुआ करे तो बता दें, करें कि ये पॉइंट दोबारा बता दें या एमसीक्यू दोबारा रिपीट कर दें। एमसीक्यू नंबर 33। 33 वैसे हुआ है, टर्न ओवर की बात हो रही है। एमसीक्यू नंबर 33 कहता है कि द टर्न ओवर। अच्छा, टर्न ओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब हो गया इसमें कैश सेल्स भी हैं, इसमें क्रेडिट सेल्स भी हैं। तो टर्न ओवर मीन्स टोटल सेल्स। और टोटल सेल्स कैसे बनती हैं? कैश सेल्स भी होती हैं इसमें। अब आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी दुकान है,
तो आप सारी की सारी चीजें क्रेडिट सेल्स पे तो नहीं बेचते ना, कुछ कैश सेल्स पे भी बेचते हैं। तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, इन दोनों को ऐड करके जो के पास फिगर आती है उसे हम कहते हैं टोटल सेल्स या टर्नओवर। तो टर्नओवर का मतलब हो गया है टोटल सेल्स। अब उसने इस एमसीक्यू नंबर 33 में आपको दिया हुआ है टर्नओवर, और आगे भी कुछ एमसीक्यूज ऐसे आएंगे जिसमें उसने आपको डायरेक्ट टर्नओवर दिया होगा। वो कहते हैं टोटल जो टर्नओवर है वो है 2 मिलियन की। तो 2 मिलियन का 5% लो तो आपके पास आ जाएगा क्रेडिट सेल्स या डेटर्स। तो निकालें जरा 2 मिलियन का 5%। चलिए 2 मिलियन लिख लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 100,000। तो वो इसने ये बताया हुआ है कि सवाल में कि टोटल जो आपने इस पूरे साल में सेल्स की हैं, वो 2 मिलियन की हैं। तो 2 मिलियन का 5% जो है वो आपके पास बन जाएगा क्रेडिट सेल्स या डेटर्स। डेटर्स आपके पास आ गए हैं, यानी इस एमसीक्यू में आपको डेटर्स की फिगर नहीं गिवन थी, वो आपने खुद मालूम करनी थी। द एंटिटी विशेस टू हैव एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 4%। 4% जब ये परसेंटेज गिवन होती है, इट मीन जनरल अलाउंस विच वुड मेक द अलाउंस 1/3 हायर देन द करंट अलाउंस। इसका मतलब है 1/3, इसका मतलब है कि जो इस साल के अलाउंस है वो पिछले साल से 1/3% ज्यादा है। तो यानी इसने आपको ये लाइन देकर बताया हुआ है कि सर इस साल का अलाउंस तो आप निकाल लेंगे, लेकिन पिछले साल का अलाउंस आपने खुद निकालना है। जैसे कल वाले हमने एमसीक्यू में किया था कि इस साल का अलाउंस जो है वो 20% ज्यादा है। सेम इसने यही बात भी की हुई है कि जो इस साल का अलाउंस है वो 1/3 ज्यादा है पिछले साल के अलाउंस से, यानी पिछले साल का अलाउंस खुद मालूम करो। हाउ विल द प्रॉफिट फॉर द पीरियड इफेक्टेड बाय द चेंज इन अलाउंस। वो कहता है बताओ अलाउंस के ज्यादा या कम होने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। अब ये 1/3 वाला बहुत से बच्चों ने शायद में भी गलत किया हो या किया ही ना हो। सबसे पहले इस सवाल में कोई भी बैड डेट नहीं है, तो जब सवाल में बैड डेट नहीं है तो हम स्टेप नंबर 1 तो कर ही नहीं सकते हैं। तो हम डायरेक्ट आएंगे स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 1 स्किप कर देंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी बैड डेट नहीं है। स्टेप नंबर 2 पर आएंगे। स्टेप नंबर 2 में हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक अलाउंस से, और इस सवाल में कोई भी स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है। इसमें हम ऐड करते हैं जनरल अलाउंस। और वो कैसे निकलता है, रिसीवेबल्स बैलेंस जो 1 लाख निकला आपका, जो भी हमने निकाला टर्नओवर से, माइनस गुड डेट्स 0, माइनस स्पेसिफिक अलाउंस 0, इनटू परसेंटेज हमें दी हुई है 4%। तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से जनरल अलाउंस की परसेंटेज 4,000। तो कैरी डाउन अलाउंस आपके पास आ जाएगा स्पेसिफिक अलाउंस प्लस जनरल अलाउंस दोनों को ऐड करके आएगा 4,000। ये आ गया कैरी डाउन या टोटल अलाउंस। अब आपने इसमें लेस करना है ओपनिंग अलाउंस। अब ओपनिंग अलाउंस में मसला क्रिएट करेगा क्योंकि ओपनिंग अलाउंस तो इसने आपको दिया ही नहीं हुआ बल्कि बोला हुआ है खुद मालूम करो। तो आप खुद मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं कि अगर 4,000, जरा 1/3 लें, 1/4 लें, 1/3 करें परसेंटेज में, 1/3 इंटू 100%। तो आपके पास आ जाएगा, हाँ, 33.33%। अब 1/3 का ये मतलब हो गया 1/3 का कि 1/3 करो और उसको परसेंटेज में आपने लेकर आना है। जैसे हमने कल भी किया था 20% ज्यादा है, तो परसेंटेज के लिए हम कहेंगे 1/3 इंटू 100%। तो हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 33.33%। अब एग्जामिनर क्या कह रहे हैं सेकंड लाइन में कि इस साल का अलाउंस 1/3 ज्यादा है पिछले साल से। तो हमेशा मैंने आपसे कहा था पिछले साल का अलाउंस हमेशा 100% के इक्वल होता है। तो इस साल का 100 में 33 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 133.33। अगर इस साल का अलाउंस 4,000 133.33% के इक्वल है तो पिछले साल का 100% के बराबर होगा। तो पिछले साल का फिर स्पेसिफिक अलाउंस निकल आया। कितना आएगा? 1,000 ओपनिंग अलाउंस, 1,000 ही आया है। अच्छा नहीं, ओपनिंग अलाउंस 3,000 आया, ठीक है, 1,000 इंक्रीज इन अलाउंस है।
4,000 जो इस साल का अलाउंस है वो 133.33% है। और हमेशा पिछले साल का अलाउंस 100% के इक्वल होता है, तो इंटू 100% कर लें, जैसे कल हमने किया था कि जो इस साल का अलाउंस है वो 120% है, तो हमें पिछले साल का चाहिए, तो हमने इंटू 100 कर लिया था। सेम वही, बस फर्क ये कि वो 20% उसने खुद ही क्लियरली बता दिया था, यहाँ पर उसने बोला 1/3, यानी 1/बाय ये 3 इंटू 100% करेंगे तो 33.33% आ गया। तो अब इंक्रीज इन अलाउंस आ गया, उसने हमसे एसओसीआई मांगी हुई है चार्ज, यानी एसओसीआई स्टेप नंबर 3 मांगा हुआ है। तो आप कहेंगे स्टेप नंबर 3 में कि सबसे पहले तो इस इंक्रीज इन अलाउंस की डबल एंट्री करो। तो डबल एंट्री होगी बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट 1,000, अलाउंसेस क्रेडिट 1,000। फिर एक लेजर बनाएंगे हम बैड एंड डाउटफुल डेट के नाम से। अब इस एमसीक्यू में कोई भी बैड डेट नहीं है, तो हम वो नहीं लिख सकते, तो हम एक लेजर बनाएंगे बैड एंड डाउटफुल डेट। सवाल में बैड डेट नहीं है तो वो जीरो आ जाएगा, बैड डेट के डेबिट साइड पर आएगा और रेफरेंस अलाउंस का देंगे 1,000। तो हमारे पास एसओसीआई आ गया 1,000। अब खुद सोचे, कॉमन सेंस की बात है, इंक्रीज इन अलाउंस आ रहा है। मैंने आपको अभी बताया कि इंक्रीज इन अलाउंस का मतलब होता है कि आपके पास अलाउंसेस ज्यादा हो रहे हैं। अलाउंसेस का ज्यादा होना आपका नुकसान होता है, ना खुश होते हैं, तो अलाउंसेस का बढ़ना 1,000 से प्रॉफिट का कम हो जाना इनवर्स रिलेशन है, तो प्रॉफिट विल बी रिड्यूस बाय 1,000, ऑप्शन ए। अलाउंसेस बढ़ रहे हैं, अलाउंसेस का बढ़ना मतलब नुकसान, तो नुकसान का बढ़ना यानी फायदा मुनाफा प्रॉफिट का कम हो जाना, तो ऑप्शन आएगा कि अगर अलाउंसेस 1,000 से बढ़ रहे हैं तो फिर प्रॉफिट 1,000 से कम हो जाएंगे, तो उसमें आएगा ऑप्शन ए। ये 33 वाले में कोई मसला है तो मुझे फिर बता देंगे, बॉयज और गर्ल्स, कोई पॉइंट अगर इशू है तो फिर मैं कर देती हूँ उसे क्लियर। बॉयज, कोई मसला है आप लोगों को? सिर्फ इतना बता दें यस या नो में, ये पर जो पॉइंट है वो बता दें ताकि मुझे क्लियर हो। ये अली, मंजर, हिलाल वगैरह, हसन, 33 वाला कोई मसला है तो बता दें। अच्छा, MCQ नंबर 34, द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इन द लेजर ऑफ बूम ट्रेडर्स एट 31 अक्टूबर 2021। अगेन 2021 का मतलब है लास्ट ईयर, क्योंकि नीचे रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है 2022, तो 2022 करंट ईयर हो गया, तो लास्ट ईयर आपके पास हो गया 2021। तो पिछले साल का अलाउंस लास्ट ईयर का अलाउंस दिया हुआ है, यानी ओपनिंग अलाउंस आपको दिया हुआ है पहली लाइन में 9,000 का। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2022, इस साल इररिकवरेबल डेट ऑफ 5,000 वर रिटर्न ऑफ। वर रिटर्न ऑफ का मतलब है ऑलरेडी उसने माइनस किया हुआ है, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको एडजस्टेड डेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। वर रिटर्न ऑफ का मतलब है ऑलरेडी एग्जामिनर राइट ऑफ कर चुका है। अकाउंट रिसीवेबल बैलेंसेस एट 31 अक्टूबर 2022 वॉज 120,000, आपको उसने रिसीवेबल्स दिए हुए हैं 1,20,000 के। एंड पॉलिसी ये है कि आपने 5% लेना है, जनरल अलाउंस की परसेंटेज दी हुई है। व्हाट इज अ चार्ज फॉर? चार्ज मींस इन सिंपल एक्सपेंस, एक्सपेंस मींस एसओसीआई। तो सबसे पहले आप वही स्टेप नंबर 1 करेंगे, बैड डेट की डबल एंट्री, चाहे एडजस्टेड हो या अनएडजस्टेड हो। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट। तो आपके पास बैड डेट्स यहाँ पर है 5,000 के। लेजर आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनर ने आपको ऑलरेडी एडजस्टेड फिगर्स दी हुई हैं डेटर्स की, तो बैड डेट आप इसमें लेस नहीं कर सकते। तो आप लेजर स्किप कर दें क्योंकि एडजस्टेड है, तो एडजस्टेड कैरी डाउन आपको ऑलरेडी एग्जामिनर ने यहाँ पर दिया हुआ है डेटर्स का 120,000 का।
उसके बाद आप जाएंगे स्टेप नंबर 2 पर, क्योंकि हमने स्टेप नंबर 3 तक जाना है। सिंपल, स्पेसिफिक अलाउंस 0 प्लस जनरल अलाउंस, फॉर्मूला होता है 120,000 एडजस्टेड डेटर्स लेस स्पेसिफिक अलाउंस 0 लेस गुड डेट 0 इन टू परसेंटेज। अब आपने परसेंटेज लगानी है, और परसेंटेज आपके पास है जनरल अलाउंस की 5%। तो कितना है आपके पास? 6,000। या कैरी डाउन अलाउंस या टोटल अलाउंस। ठीक है, इसमें लेस करेंगे ओपनिंग अलाउंस, और ओपनिंग अलाउंस मैंने आपको पहली लाइन में पढ़ाया था कि उसमें दिया हुआ है 9,000, यानी ओपनिंग अलाउंस ज्यादा है जबकि इस साल का अलाउंस कम है, तो डिक्रीज इन अलाउंस आ जाएगा 3,000 से। स्टेप नंबर 3 में हम बनाएंगे लेजर बैड एंड डाउटफुल डेट के नाम से। सबसे पहले यहाँ पर डेटर्स बैड डेट्स लिखेंगे, डेटर्स का रेफरेंस देके, और बैड डेट थे 5,000 के। और यहाँ पर आएगा डिक्रीज, डिक्रीज इन अलाउंस की डबल एंट्री होती है आपके पास, अलाउंसेस डेबिट बैड एंड डाउटफुल डेट क्रेडिट। तो बैड एंड डाउटफुल डेट की क्रेडिट साइड पर आएगा, रेफरेंस आप देंगे अलाउंस। तो आपके पास एसओसीआई आ गया 2,000। तो ऑप्शन आएगा ए। ये भी तो आसान था, सिंपल है। अच्छा, अब, मुझे ये बताएं कि 35 से ऑनवर्ड्स आप लोगों ने किया है या नहीं, क्योंकि मैंने होमवर्क में तो 29 तक दिया था ना उस दिन, लास्ट उसको। तो आगे तो थ्योरी है, मैक्सिमम आसान है, जितने भी एमसीक्यूज हैं पता नहीं आप लोगों ने किए हैं या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, उम्मीद तो है किए होंगे, क्योंकि आगे तो आसान है, ज्यादातर मैक्सिमम थ्योरी है, तकरीबन 10 एमसीक्यूज थ्योरी के हैं। सारे कर लिए हैं। अच्छा, कुछ नहीं हुए, चलें वो कल कर लेंगे। अच्छा, कल मैं आपको ये कंप्लीट करवा के ना फिर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी सेंड कर दूंगी, 50 और बैड एंड डाउटफुल डेट के, तो वो घर में करें। वो भी सेम यही स्टेप्स होंगे, स्टेप नंबर 1 2 3 इसी तरह ही होंगे। तो इंशाल्लाह इस वीक तो ये कंप्लीट करवा दूंगी मैं, और उसके बाद फिर बीआरएस की तरफ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपका थोड़ा टाइम बढ़ा दूं या कुछ कर लूं, ताकि वो बीआरएस जल्दी कंप्लीट हो जाए। मेरे ख्याल से काफी टाइम भी ज्यादा हो चुका है। मैं सर वकास को कल से कह दी करूंगी ना कि वो फिर जल्दी क्लास स्टार्ट कर दे करेंगे। आज तो तकरीबन 6 7 मिनट लेट हो गया था। तो बाकी शुक्रिया। कोई मसला हो तो फिर आप ग्रुप में मैसेज कर दिया करें क्या कि ये एमसीक्यू बता देंगे। फॉर एग्जांपल अगर क्लास के बीच में भी कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो बता दे कि ये एमसीक्यू रिपीट कर दें, या पॉइंट रिपीट कर दें, या स्टेप रिपीट कर दें प्लीज। क्योंकि मैं दोबारा से कह रही हूँ कि मुझे आपकी शक्लें नजर नहीं आ रही, मुझे एक्सप्रेशन फील नहीं हो रहा, तो वो आप मुझे खुद ही बताएंगे तो मुझे आइडिया होगा। बाकी ये चैप्टर कल कंप्लीट कर लेंगे, और 50 एमसीक्यूज भी कर लेंगे जुम्मे तक, तो बस फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद तो बस आपके सिर्फ 3 चैप्टर्स तकरीबन रह जाएंगे, बीआरएस रह जाएगा, इन्वेंट्रीज, और करेक्शन ऑफ एरर्स। करेक्शन ऑफ एरर्स पहले आपका FR1 का पार्ट था। अच्छा खासा उसमें हर एक एटम में सवाल जरूर 10 नंबर का 8 नंबर का आता था, अब उसने आईटीए में डाला हुआ है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो करेक्शन ऑफ एरर्स पर बोर्ड टेस्ट करेगा, क्योंकि पहला आपका पेपर होगा करेक्शन ऑफ एरर्स का। तो वो इस बार शायद पूरा मैक्सिमम पेपर वो करेक्शन ऑफ एरर्स से दे, क्योंकि एग्जामिनर का हमेशा से करेक्शन ऑफ एरर्स बड़ा फेवरेट पार्ट रहा है। तो उस पर मैं ज्यादा फोकस करवाऊंगी आपको। है छोटा सा है, बेसिक है आपके आईटीए लेवल पर करेक्शन ऑफ एरर्स, लेकिन आपको होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है वो हमेशा टेस्ट की जाती है।